गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रेमला सैनी। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी यानी सूचना और संप्रेषण तकनीकी आईसीटी का पेपर को डिफाइन कर देते हैं। टॉपिक से पहले ठीक है, टॉपिक से पहले इसका आईसीटी का फुल फॉर्म इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसको हिंदी में बोलते हैं सूचना और संप्रेषण तकनीकी की क्रिटिकल इन द मीन्स समालोचना। वैसे आलोचना एक शब्द इसका प्रयोग किया जाता है, समालोचनात्मक, अंडरस्टैंडिंग इसमें समझ। तो ये इस पेपर का फुल हिंदी नेम है, ठीक है। इसका पेपर नेम इन हिंदी। ये इस पेपर का हिंदी नेम है सूचना और संप्रेषण तकनीकी की समालोचनात्मक समझ, और इसका फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड सी फॉर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये इसका फुल इंग्लिश नेम एंड इस पेपर का हिंदी नेम। अब आज के इस वीडियो में हम ये जो एक तरह से बीएड फर्स्ट ईयर का मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय द्वारा जो प्रस्तावित पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम आज का जो हमारा टाइटल है मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय द्वारा और ये जो पाठ्यक्रम है वो है इसको मैं हिंदी में लिख देती हूँ, सब्जेक्ट के रूप में ही लिखती हूँ। सूचना और संप्रेषण तकनीकी की समालोचनात्मक समझ। ये हमारा प्रश्न पत्र है, ठीक है। एक प्रश्न पत्र है अकॉर्डिंग टू मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के द्वारा जो हमारा सिलेबस है उसमें, और इसका जो पेपर है वो है एक पेपर, और इसका पेपर कोड है 9129। अब इसका हम सिलेबस देखते हैं। इसमें हम यूनिट फर्स्ट, और एक चीज़ और मैं मार्किंग करके थोड़ा बता देती हूँ, इसमें
50 इंटरनल यानी आंतरिक प्लस 50 बाह्य यानी एक्सटर्नल, बाह्य अंतरांकन है, इसकी मार्किंग है इसमें, ठीक है। इसका ये मार्किंग सिस्टम है। तो 50 नंबर इसके इंटरनल होंगे और 50 नंबर का बाह्य पेपर होगा इसका, ठीक है। और इस 50 के आधार पर ही आपको फिर दोनों का इंक्लूजन एक्सप्लेन दोनों का हो जाएगा टोटल 100 मार्क्स। तो इसके आधार पर ही आपको क्या किया जाएगा, इसका असेसमेंट किया जाएगा। और अब इसमें आते हैं यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट ये टोटली 3 यूनिट का ही सिलेबस है इसका। तो हम 3 यूनिट के बारे में हम स्टडी करते हैं कि मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय द्वारा 3 यूनिट के अंदर कौन कौन से कंटेंट इंक्लूड किए गए हैं। तो वो इस प्रकार है। इसमें है यूनिट फर्स्ट का नेम है शिक्षा में ICT। मैं इसके इसी फॉर्म में लिखूंगी, इसका फुल नेम सूचना और संरक्षण तकनीकी नहीं, ठीक है। तो आप इसको समझ लीजिएगा ICT। तो इस ICT के अंदर फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत जो आता है वह है, इसमें है फर्स्ट ICT की अवधारणा, इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ ICT। तो इसमें हम ICT है क्या, उसमें सूचना क्या है, सॉरी, और कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण किसे कहते हैं, और इन दोनों का इंक्लूजन जो रूप है उसमें ICT क्या कार्य है, उसमें इसकी क्या विशेषताएं हैं, हम इसकी स्टडी इसके अंतर्गत करेंगे ना। इसमें जो सेकेंड पार्ट आता है वह है नीडेड इम्पोर्टेंस ऑफ ICT इन एजुकेशन, यानी शिक्षा में ICT की आवश्यकता और महत्व। तो हम इनके बारे में स्टडी इसके अंतर्गत करेंगे कि शिक्षा के अंदर जो सूचना और संप्रेषण तकनीकी है उसकी क्या तो आवश्यकता है। तो उसको विभिन्न बिंदुओं के अंदर स्टडी करेंगे कि ICT एजुकेशन के अंदर जो भी ICT के टूल्स हैं, डिवाइसेस है जिनका हम यूज़ करते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान, उसकी क्या नीड है और इम्पोर्टेंस क्या है। और आज के समय जब हम डिजिटल इंडिया की जब बात करते हैं या इंटरनेट, एक तरह से आज ICT के रिसोर्सेज ने, इनफैक्ट कंप्यूटर एंड इंटरनेट कनेक्शन, इन दोनों ने पूरे समूचे विश्व के अंदर होने वाली समस्त गतिविधियों के कारण एक दूसरे देशों को बहुत ही नज़दीक ला दिया है। तो एक दूसरे देशों में होने वाले जो इनोवेशन है, डिस्कवरीज हैं, उनका हमें बहुत ही जल्दी पता चला था। तो यही बात है कि जब एजुकेशन फील्ड के अंदर भी इस प्रकार के कुछ इनोवेशन होते हैं, मेट्रोलॉजी के अंदर ले लो या टेक्निक्स के अंदर ले लो, या कुछ न्यू कंटेंट्स हैं, न्यू प्रॉब्लम्स हैं एजुकेशन के अंदर, तो उसका किस प्रकार उसका सॉल्यूशन किया जाता है। तो इन सब बातों के अंदर ICT की हमें नीड, क्योंकि आज के कंटेक्स्ट में और ग्लोबलाइजेशन के पर्सपेक्टिव के अंदर हम अगर ICT के रिसोर्सेज से अवेयर नहीं हैं तो हम एक तरह से आज हम अपने आप को विकास के लक्ष्य के ऊपर दौड़ता हुआ नहीं कह सकते, क्योंकि ये एसेंशियल है एजुकेशन में नहीं बल्कि मानव जीवन के समस्त क्षेत्रों में ICT का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है। तो शिक्षा के क्षेत्र में हमें क्यों इसकी आवश्यकता है, और उसके बाद जो हमारा इसके अंदर इम्पोर्टेंस है ICT को लेकर के, तो ICT का इम्पोर्टेंस एजुकेशन में क्यों है, क्योंकि आज अगर हमने हमारी फ्यूचर जनरेशन को ICT रिसोर्सेज से अवेयर नहीं कराया, उसका यूज़ नहीं करना उन्हें सिखाया, तो वह विकास के दौर में पिछड़े हुए रह जाएंगे। तो इस संदर्भ में हम इसकी स्टडी करेंगे। नाउ अनदर पॉइंट इज, एक पॉइंट इसके अंदर और है ई लर्निंग, क्योंकि आज के इस समय में अगर हमें इंटरनेशनल लेवल पर एग्जिस्ट करनी है और वर्ल्ड के अंदर, तो हमें क्या करना पड़ेगा,
ई अधिगम को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी अधिकांश जनसंख्या अगर हम कहते हैं कि गाँव में निवास करती हैं तो वहाँ इन फैसिलिटी के द्वारा और पढ़ने की जो इच्छा है तो अधिगम की इसको कंटिन्यूटी देते हुए ये अधिगम एक ऑप्शन है। इग्नू के द्वारा भी इसमें कई प्रकार के पाठ्यक्रम ऑनलाइन मोड में, डिस्टेंस मोड में प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें टेक्स्ट मटेरियल उन्हें प्रोवाइड कर दिया जाता है या सॉफ्ट कॉपी के रूप में जो वीडियोज़ बना करके उसे अवेलेबल कराया जाता है ताकि बच्चा आगे अधिगम कर सके। तो उसके सीखने से संबंधित कई लर्निंग है या उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उसकी उपयोगिता क्या है, इसकी लाभ हानि, इसके बारे में हम इस पॉइंट्स के अंदर डिस्कस करेंगे। नाउ आईसीटी का क्षेत्र, अभी आईसीटी का जो क्षेत्र है, इस आईसीटी के क्षेत्र में बहुत सारे इसके एरियाज हैं, जिसमें है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जिसे कहते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और अकादमिक सपोर्ट यानी अकादमिक यानी सहायता, मूल्यांकन इवैल्यूएशन, रिसर्च यानी शोध या जिसे अनुसंधान भी एक वर्ड्स के अंदर हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, शोध और प्रकाशन पब्लिकेशन, शोध और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन भी है, प्रशासन और प्रकाशन। तो ये इन संबंध में आईसीटी का जो एरिया है, इन पॉइंट्स के अंदर हमें आईसीटी का एरिया के बारे में स्टडी करनी है, जिसमें हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आईसीटी का हम जो इंट्रोड्यूस करते हैं और किस प्रकार से हम एज ए टीचिंग एड आईसीटी के रिसोर्सेज को यूज करते हैं हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बना सकते हैं। इसमें हम पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। नाउ एकेडमिक सपोर्ट, इसमें जो हमारी एकेडमिक लेवल पे जो हमारी सहायता है, चाहे हमें रिकॉर्ड तैयार करना है, स्टूडेंट की लिस्टिंग तैयार करनी है या उनका ओवरऑल एवरेज निकालना है, और तो इस संदर्भ में और बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं बोर्ड के अंदर हम टाइप करते हैं, कंप्यूटर हम ले लो, उसे सेंडिंग करना है तो इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात कर लो, और ये सारे जो डिवाइसेस आईसीटी के अंतर्गत हम यूज़ करते हैं, ये हमारी एकेडमिक सपोर्ट के अंदर किस प्रकार से सहायता करते हैं, तो उन सब के बारे में हम पॉइंट वाइज स्टडी करेंगे। नाउ इवैल्यूएशन प्रोसेस, तो आजकल ऑनलाइन मोड है और सभी क्या करते हैं, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर मेजॉरिटी कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर भी बहुत सारा इवैल्यूएशन इस प्रकार से किया जा रहा है। तो आईसीटी के इस एरिया में एजुकेशन लेवल में जो स्कूली एजुकेशन है हमारी, उसके अंदर मूल्यांकन में किस प्रकार हमारा रिकॉर्ड तैयार करना है और साथ ही उसका परसेंटेज रैंकिंग ये निकालना बहुत ईजी हो जाता है और बहुत कम समय में हम इसे कर सकते हैं, क्योंकि एक मैनुअल एक व्यक्ति अगर इस कार्य को करता है तो उसको काफ़ी समय लगता है, जबकि कंप्यूटर के अंदर अगर हम अपना जैसे मूल्यांकन से संबंधित रिकॉर्ड अगर सबमिट करते हैं, लिस्टिंग बनानी है, एवैल्यूएशन से रिलेटेड स्टूडेंट की मार्किंग लिस्ट वगैरह है और उसका पूरा एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाना है, तो ये सारा इसमें बहुत इजीली हो जाता है। तो इस एरिया में हम किस प्रकार से आईसीटी रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं तो उसके बारे में भी स्टडी इसमें अंदर होगा पॉइंट्स वाइज। नाउ रिसर्च एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रशासन, तो शोध के अंदर आजकल तो शोध वगैरह पहले तो फिर भी 1980 के आसपास की अगर मैं बात करती हूँ तो केवल टाइप जो मशीन होती थी उसी पे टक्कर के द्वारा ही शोध से संबंधित कार्य होता था और मास्टरशीट के माध्यम से ही उस पर सारा डेटा का एनालिसिस मैनुअली किया जाता था। लेकिन जब से आईसीटी यानी कंप्यूटर एंड इंटरनेट कनेक्शन जब से प्रचलन में आया है तो उसने रिसर्च को बहुत ही ईजी बना दिया है और इसके अंदर जो भी आज समस्त काम, चाहे वो डेटा कलेक्शन हो, उसके लिए क्वेश्चनर बनाना हो या स्टूडेंट की लिस्टिंग बनानी है, सैंपल हमें उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है और जो भी रिव्यू लिटरेचर है वो हमें अगर
इसी को आजकल तो कंप्यूटर के ऊपर यूजीसी के द्वारा एक डिपोजिटरी बना दी गई है जिसमें शोध गंगोत्री के नाम से है, जिसमें ऑलरेडी इंडिया की जो थीसिस है उसकी एक कॉपी सॉफ्ट कॉपी अपलोड की जाती है। तो उसके माध्यम से भी हम अपने रिसर्च के इस काम को देख सकते हैं हमारे संबंधित साहित्य के अध्ययन के रूप में। तो इस प्रकार से शोध के अंदर आईसीटी कहाँ अपना रोल प्ले कर रही है, तो उस संबंधित पॉइंट्स की हम स्टडी करेंगे। नाउ प्रशासन जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके लिए स्टाफ वगैरह है, उनकी सैलरी है, उनकी डेली अटेंडेंस है, तो इस सब में भी जो है आईसीटी के सोर्सेज की काम हमारे आ रहे हैं। तो वो कहाँ है, किन पॉइंट्स का इस पॉइंट्स में हम स्टडी करेंगे। नाउ प्रकाशन एंड पब्लिकेशन के लिए भी आज अगर जैसे मुझे ही कोई बुक लिखनी है तो बुक को फिर मुझे पब्लिश कराने के लिए जो भी है ग्रांट लेंगे तो उसके लिए भी ऑनलाइन अगर मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी। और आजकल तो सारा सॉफ्ट यानी जो भी मोदी की स्कीम रही है पेपरलेस इंडिया, तो उस संदर्भ में सारा ही काम हम नेट के थ्रू ही करते हैं कंप्यूटर के माध्यम से। तो प्रकाशन में उसमें लिखना है, एडिटिंग करना है, और बुक बाइंडिंग के अलावा समस्त काम, क्योंकि बाइंडिंग के लिए तो मैनुअल चाहिए, तो फिर बाकी सब को प्रकाशन करना, उसके बारे में जर्नल में प्रकाशन करना है, चाहे मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर है, तो ये सारे प्रकाशन के एरियाज ही हैं जो आईसीटी के रिसोर्स हैं। क्योंकि बिना आज आईसीटी के हम ये समस्त गतिविधियाँ संपादित नहीं कर सकते। तो इन सब एरियाज के अंदर आईसीटी ने अपना क्या रोल प्ले किया है, हम इसकी स्टडी करेंगे। अब नेक्स्ट जो 4 पॉइंट है मैं इसे रब कर रही हूँ। नाउ 4 पॉइंट इस फर्स्ट यूनिट का है। इस 4 पॉइंट के अंदर हम जो है इसमें स्टडी करेंगे रोल ऑफ आईसीटी इन फॉलोइंग एरिया, यानी आईसीटी की निम्नलिखित क्षेत्रों में भूमिका। अब ये जो हम भूमिका पढ़ेंगे, ये भूमिका के निम्नलिखित बिंदु है। इसमें सब ए अगर मैं करती हूँ तो ए है करिकुलम डेवलपमेंट, इसमें पाठ्यचर्या विकास। नाउ बी है करिकुलम ट्रांजैक्शन, इसमें पाठ्यचर्या हस्तांतरण, पाठ्यचर्या हस्तांतरण। तो हम इसकी स्टडीज इस प्रकार से करेंगे, वो हम आगे देखते हैं इसमें। नाउ सी है क्लासरूम एनवायरनमेंट, यानी कक्षा कक्ष, कक्षा कक्ष वातावरण, ठीक है। और नाउ डी पॉइंट है इसका एजुकेशनल मैनेजमेंट, यानी शैक्षिक प्रबंधन, शैक्षिक प्रबंधन। और ई बिंदु है इसका जो मैं यहाँ लिख रही हूँ मूल्यांकन, एवैल्यूएशन, मूल्यांकन। तो अब इन बिंदुओं के आधार पर हम आईसीटी की जो भूमिका है इन डिफरेंट एरियाज में उसकी स्टडी करेंगे। इसमें पहला है पाठ्यचर्या विकास, यानी हमारे देश में जब एक समान पाठ्यक्रम लागू करने की बात कही गई है, चाहे वो हमारी नई शिक्षा नीति हो या हमारी अभी वर्तमान में जारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को, या एनसीएफ की जब हम बात करते हैं तो एनसीएफ एक तरह से करिकुलम ही है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो 2005 में लॉन्च किया गया है पूरे देश के लिए कि एक समान पाठ्यक्रम चलेगा स्कूलों में होनी चाहिए। और अभी स्कॉलर
बात करते हैं तो किस प्रकार से हम एक करिकुलम का पूरे देश के लिए समानता लिए हुए ऐसा पाठ्यक्रम जारी करें। तो उसके लिए उसकी डेवलपमेंट करने के लिए हम आईसीटी के जो रिसोर्सेज है वो कहाँ यूज कर सकते हैं। जैसे आईसीटी के अंदर हम हमारे करिकुलम में किन किन पॉइंट्स को हम इंक्लूड करें, किन किन बातों का ध्यान रखें, चाहे एज ए पेरेंट्स हो, चाहे एज ए टीचर हो या स्टूडेंट के रूप में। तो हम क्या करें, उनसे उनकी ओपिनियन हम ले सकते हैं क्वेश्चन के द्वारा। साथ में जो करिकुलम डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है उसमें जो भी हमको जैसे डिज़ाइन करना है करिकुलम का कि कैसा डिज़ाइन होगा, ओपिनियन के पश्चात और बहुत सारी कमेटीज हैं हमको गठन करने से उनके अंदर जो कौन से रिफॉर्म करने हैं, कुछ न्यू ट्रेंड्स कौन से हमें लेने हैं करिकुलम के अंदर, तो उसका डिज़ाइन हम कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आईसीटी रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही वर्तमान जो प्रचलित पाठ्यक्रम है उसका हम इवैल्यूएशन भी करने के लिए भी क्वेश्चन बना सकते हैं, ओपिनियन ले सकते हैं, कमिटीज गठित कर सकते हैं। तो इन सब का रिकॉर्ड हम आईसीटी रिसोर्सेज के अंतर्गत कर सकते हैं। तो ये सारे मुद्दों पर हम क्या करेंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स के रूप में हम स्टडी करेंगे। नाउ करिकुलम ट्रांजेक्शन इसमें पाठ्यचर्या का हस्तांतरण। अब क्लासरूम की जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें किस प्रकार से हम करिकुलम को ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, बच्चों को उस अधिगम के रूप में उन्हें पहुंचा सकते हैं। तो उसके लिए हम आईसीटी का रिसोर्सेज हैं उनको एज ए टीचिंग एड के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं। तो वो कौन से क्या कर सकते हैं, हम डिवाइसेस हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, चाहे हम प्रोजेक्टर की बात करें, कंप्यूटर की बात करें या कैमरे की बात करें या वीडियो क्लिपिंग की बात करें या ओवरहेड प्रोजेक्टर है। इन सब का किस प्रकार से हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में यूज़ कर सकते हैं करिकुलम को ट्रांजेक्शन करने के लिए। तो उन सारे पॉइंट्स पर हम बात करेंगे इसके अंदर। ये जो सेकंड 4 पॉइंट है प्रोसीजर का इसके अंदर। नाउ सी पॉइंट है जिसमें है क्लासरूम एनवायरनमेंट, यानी हमारी कक्षा प्रबंधन में भी एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट, एक इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट, एक रुचिकर जो एनवायरनमेंट है वो क्रिएट करने में भी हम आईसीटी रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं। तो वो कौन से आईसीटी रिसोर्सेज होंगे जिससे हम एक बहुत ही बेहतर एनवायरनमेंट बच्चों के लिए प्रोवाइड कर सके, कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट हो जिसमें बच्चे भी अपनी सहभागिता के साथ स्टडी कर सके और साथ ही एक ऐसा एनवायरनमेंट हो जो बालकों के लिए मनोरंजनात्मक लगे। तो इसके लिए भी हम आईसीटी रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट है शैक्षिक प्रबंधन, यानी हमारा स्कूली प्रबंधन है उसमें हम किस जगह चाहे प्रशासनिक रूप में हो या एकेडमिक रूप में हो, तो इन दोनों पहलुओं के आधार पर हम हमारे विद्यालय का जो मैनेजमेंट करते हैं उसमें कहाँ हम आईसीटी के रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली इसमें दो ही बेसिकली आते हैं, एक तो हम ले सकते हैं कंप्यूटर को और दूसरा ले सकते हैं हम इंटरनेट कनेक्टिविटी को, क्योंकि आजकल सारी चीज़ के अलावा भी बहुत सारे जैसे लैपटॉप है इसके अंदर सपोर्टिव एक डिवाइसेज हैं, साथ ही स्पीकर है और प्रिंटर है, ये सारे के सपोर्टिव डिवाइसेज हैं जो कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं। तो ये भी मैनेजमेंट करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नाउ एट द लास्ट इवैल्यूएशन, तो इवैल्यूएशन न केवल स्टूडेंट का अपितु जो हमारे स्टाफ है, मैनेजमेंट है, तो ये इवैल्यूएशन के लिए जो प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग करने के साथ साथ जो गवर्नमेंट के द्वारा भी प्लानिंग की जाती है इवैल्यूएशन स्कीम के अंतर्गत, उसको किस प्रकार से एग्जीक्यूट करना है विद्यालय में, चाहे स्टूडेंट का हो चाहे स्टाफ का हो, तो उनका इवैल्यूएशन करने के लिए हम कंप्यूटर का फॉर्मेट बनाना है, उसमें क्वेश्चन डेवलप करनी है या अदर जो हम ऑरली अगर लेते हैं तो उसका भी एक फॉर्मेट डिज़ाइन हम उसमें कर सकते हैं। तो मूल्यांकन के अंदर लास्ट में अगर ग्रेडिंग की बात करें, स्टूडेंट के लिए ग्रेडिंग है, मार्कशीट तैयार करना है, उसका प्रिंट आउट निकालना है, तो ये सारे भी क्या है इवैल्यूएशन के अंतर्गत ही। और साथ में डायग्नोस और रेमेडीज, यानी बच्चों के निदान करने के लिए निदानात्मक परीक्षण तैयार करना है, उपचारात्मक है, उनकी उपलब्धि परीक्षण है, इन सब के लिए भी ये भी मूल्यांकन की ही पार्ट है। तो उसको भी हम कंप्यूटर के ये आईसीटी रिसोर्सेज की सहायता से डिज़ाइन कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं और एक तरह से हम परिणाम भी निकाल सकते हैं। तो ये सारे आईसीटी के जो हम यूज़ कर सकते हैं।
रिसोर्सेज हैं, डिवाइसेस हैं जो हम यूज़ करते हैं, और उसमें बहुत सारे हैं। अब इसमें जो है मेन इसके अंदर इसमें है ICT आधारित संसाधनों की अवधारणा, उपयोग और कार्यप्रणाली तो हमें अब जो हम रिसोर्सेस पढ़ेंगे उनको हमें किस संदर्भ में स्टडी करनी है? सिर्फ कंसेप्ट, यूजेस एंड फंक्शनिंग, उनकी कार्यप्रणाली के संदर्भ में ही हमें स्टडी करनी है। अब वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है कंप्यूटर। बस इसमें आता है कंप्यूटर, से हिंदी, इसको कंप्यूटर शब्द से ही ले रखा है, इसे हिंदी में से संगणक नाम से जाना जाता है। तो कंप्यूटर, इसका मेजॉरिटी जो वर्ड्स है वो इंग्लिश के ही हैं, तो इसलिए मैं इसमें इंग्लिश में ही लिखूंगी मेजॉरिटी। ब्लॉक डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम, पीढ़ियां यानी जनरेशन, विशेषताएं, और कंप्यूटर का उपयोग। ठीक है, अब इसमें सेकंड है पेरिफेरल डिवाइसेस। जैसे पेरिफेरल डिवाइसेस के नाम से ही मैं लिखूंगी उपकरण, पेरिफेरल उपकरण। ठीक है, उपकरण ज़्यादा सही रहेगा।
डालने का है, तो ये सारी बातें इसकी स्टडी करेंगे। और कंप्यूटर का कहाँ कहाँ आजकल तो पूरी मानव जीवन का एक अभिन्न अंग हमारा कंप्यूटर बन चुका है, चाहे वो बैंकिंग हो, चिकित्सा हो, शिक्षा हो, हमारा एजुकेशन सिस्टम हो, या खगोल जो हमारा खगोलीय है क्षेत्र, अंतरिक्ष वाला हो, तो इन सभी एरियाज के साइंस के अंदर कंप्यूटर का जहाँ जहाँ उपयोग है हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। फिर पेरेंटल डिवाइसेस के बारे में बता दिया, और ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य और उसके प्रकार, इसके दो तीन प्रकार है, इसके कार्य डिफरेंट टाइप्स के हैं। वो आप ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडो को अगर हम एग्जाम्पल में दूँ तो विंडो के काम करता है वो आप सभी जो कंप्यूटर से नॉन है वो सभी जानते हैं। तो इसका हम इसमें स्टडी करेंगे, इसका बेसिकली जो यूजेज है उसके आधार पर। फिर इसमें आता है, मैं सिर्फ कर देती हूँ, इसके अंदर है वायरस। कंप्यूटर के अंतर्गत आता है कंप्यूटर की सुरक्षा, कंप्यूटर की सुरक्षा के अंतर्गत आता है वायरस, सुरक्षा, सिक्योरिटी, मेंटेनेंस यानी इसकी मरम्मत जो है, मरम्मत एवं पीसी इन द मीन्स पर्सनल कंप्यूटर, तो पर्सनल कंप्यूटर की वर्तमान तकनीकी के आधार पर वर्तमान तकनीकी के आधार पर विशेषता संक्षेप में, ठीक है, ब्रीफ देना है। तो हमें इसकी वर्तमान में जैसे जैसे जनरेशन फिफ्थ जनरेशन आई है तो अब उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आया, तो इसके आधार पर अभी जो कंप्यूटर्स बने हैं उसमें जो भी विशेषता है वो विशेषता हमें बतानी है। तो इसमें ये है, और नाम इसका जो सेकेंड पार्ट है वह है रेडियो, टीवी, समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर, समाचार पत्र, OHP यानी ओवरहेड प्रोजेक्टर, LCD प्रोजेक्टर यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का फुल फॉर्म है प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर, विजुअलाइजर यानी इसको बोलते हैं हिंदी में
दृश्य पट्टिकाएं, दृश्य पट्टिकाएं, स्मार्ट बोर्ड, स्मार्टबोर्ड, स्मार्टफोन, स्मार्टफोन एंड टैबलेट, टैबलेट्स। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट में हम इन चीज़ों की भी स्टडी करेंगे जो कि इसके कंसेप्ट में उसके यूजेस के अंतर्गत हम ले सकते हैं। ठीक है, और इसकी फंक्शनिंग के आधार पर हम इसको भी स्टडी करेंगे, जिसमें है हमारा रेडियो किस प्रकार से होता है, टीवी, समाचार पत्र, ओवरहेड प्रोजेक्टर, एलसीडी प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर, दृश्य पट्टिका यानी विजुअलाइजर, स्मार्ट बोर्ड, स्मार्टफोन और टैबलेट, इनका किस प्रकार से हमें यूज करना है एजुकेशन में, तो सब पे भी दोबारा हम स्टडी करते हैं कि पहले ये है क्या चाहिए और इसका क्या हम यूजेस कर सकते हैं। और जैसे हम रेडियो टीवी की बात करते हैं तो इसमें जो गवर्नमेंट के द्वारा भी ऐसे एजुकेशन प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, तो उसके संदर्भ में भी हम इसमें बात करेंगे। स्मार्ट बोर्ड आप सभी जानते हैं, आप सभी ने देखा होगा, तो उसमें मैनुअली हम टच स्क्रीन के माध्यम से अपने ऑपरेशन एजुकेशन से रिलेटेड है और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से रिलेटेड हम इसे यूज कर सकते हैं। स्मार्टफोन आप सभी जानते हैं कि कोई भी लेटेस्ट इश्यूज है या कोई भी प्रॉब्लम्स है जो हमारे कंटेंट से रिलेटेड है, तो हम उसको स्मार्टफोन को एज ए टीचिंग के लिए यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार टैबलेट फोन का ही थोड़ा सा लार्ज रूप है और उसके आधार पर हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर नेट कनेक्टिविटी के माध्यम से बहुत सारे वीडियोज भी दिखा सकते हैं और साथ ही कोई टेक्स्ट मटेरियल है बच्चों को भी दे सकते हैं, तो ये सारे इसके यूजेस हैं। अब इसमें थर्ड जो इसका पार्ट आता है, थर्ड आता है इंट्रोडक्शन ऑफ नेटवर्किंग एंड वाईफाई जोन। और इस वाईफाई जोन को तो किसी आधार करेंगी क्योंकि इसको हिंदी में वाईफाई ही बोलते हैं। वाईफाई जोन या हम कहते हैं क्षेत्र, एरिया, और नेटवर्किंग का परिचय, नेट वर्किंग का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ नेटवर्किंग एंड वाईफाई जोन। एंड फोर्थ इसका जो लास्ट पार्ट है सेकेंड यूनिट का, कि आईसीटी का जो हाल ही में जो विकास, तो आईसीटी का आईसीटी को लेके अभी लेटेस्ट में जो डेवलपमेंट हुआ है हम इसकी स्टडी करेंगे। अभी लेटेस्ट के अंदर हम ऑनलाइन अगर टीचिंग की बात करें तो आईसीटी रिसोर्सेज के बगैर वो संभव ही नहीं थी इस कोरोना महामारी के दौरान। और वाईफाई जोन भी बहुत एक तरह एसेंशियल पार्ट हो गया इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए। और नेटवर्किंग है ही, जिसमें हम नए वैन और टाइप से पढ़ेंगे नेटवर्किंग है क्या, समुचे बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में जोड़ना ही नेटवर्किंग कहलाता है। तो इन सब के बारे में हम इस यूनिट के अंतर्गत स्टडी करेंगे। नाउ थर्ड यूनिट हमारे स्टेट न्यूज़पेपर के देखते हैं। अब इसमें जो यूनिट थर्ड है, यूनिट थर्ड का नेम है यूज ऑफ आईसीटी इन स्कूल, यानी विद्यालय में
PowerPoint and Excel का उपयोग और इसी के अंदर एक और पार्ट है, वह है और यूजिंग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इट मींस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उपयोग। तो इसके अंदर भी हम जो MS वर्ड है, आप सभी ने फिर कंप्यूटर का बेसिक किया है या RSCT कोर्स किया है, तो इसके अंदर MS वर्ड आपने सीखा होगा, पावरपॉइंट सीखा होगा, MS एक्सेल का यूज क्या क्या है एजुकेशन में वो हमें बताना है। साथ ही जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जो फ्री ऑफ लाइसेंस, इसलिए इन्हें ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं, तो उनका क्या यूज है, वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर है उसकी स्टडी इसके अंतर्गत करेंगे। नाउ सेकंड पॉइंट इसके अंतर्गत आता है कंप्यूटर एक शिक्षण मशीन के रूप में तो कंप्यूटर एक शिक्षण मशीन के रूप में हम इसकी स्टडी करेंगे। उसमें है CAI, CBI, CMI, and CALT। अब इसका मैं फुल फॉर्म आपको इसी के नीचे लिख देती हूँ शॉर्ट में। कंप्यूटर असिस्ट इंस्ट्रक्शन, यानी हिंदी में इसे कहेंगे कंप्यूटर सहायक अनुदेशन। इसका फुल नेम है, ठीक है। और CBI का जो फुल फॉर्म है वो है कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शन, तो कंप्यूटर आधारित अनुदेशन। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, बाकी बेसिक भी कर सकते हो, सेम ही रहेगा अनुदेशन। तो हम इसकी स्टडीज के अंतर्गत करेंगे। और इसमें अगर CMI, इसमें कंप्यूटर मैनेज यानी प्रबंधित अनुदेशन और CALT यानी कंप्यूटर असिस्ट लर्निंग एंड टीचिंग। तो कंप्यूटर सहायक शिक्षण एवं अधिगम, इसी तरह से लिखेंगे क्योंकि कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से हम इस कंप्यूटर को शिक्षण मशीन के रूप में यूज कर सकते हैं। तो कंप्यूटर सहायक अनुदेशन है, कंप्यूटर आधारित अनुदेशन है, ये है क्या, किस तरह से हम इसको अप्लाई करते हैं, इसका एप्लीकेशन पार्ट हम इसमें देखेंगे। और कंप्यूटर किस प्रकार से अनुदेशन को प्रबंधित करता है, क्योंकि जो रिस्पॉन्स होता है वो स्टूडेंट ही देता है, उसका रिस्पॉन्स के आधार पर उसका उत्तर सही है या गलत है। तो किस प्रकार से निर्देश जारी करना, उनके सामने उनका जो टेक्स्ट मटेरियल वो प्रोवाइड करना, या MCQ जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है वो उनको डिस्प्ले करना, उनका हेल्प करना, ये सारे प्रबंधन के अंतर्गत ही आता है। फिर कंप्यूटर सहायक शिक्षण अधिगम, तो टीचिंग लर्निंग की जो प्रोसेस है उसको भी कंप्यूटर जो है सहायता प्रदान करता है। तो उसका यूजेस हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। अब आता है इसका थर्ड पॉइंट, तो मैं इसे रब कर रही हूँ। अब इसमें आता है इंटरनेट। इसका
थर्ड पार्ट है, थर्ड यूनिट का थर्ड पार्ट है इंटरनेट। अब इंटरनेट के अंतर्गत हम जो स्टडी करेंगे वह है इसका परिचय, इंट्रोडक्शन, इंटरनेट सर्फिंग, सर्च इंजन, वेब ब्राउज़र, शैक्षिक या शिक्षा से संबंधित वेबसाइट्स, सोशल नेटवर्किंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, ईमेल, सर्वर, वर्चुअल क्लासरूम यानी आभासी कक्षा कक्ष, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई गवर्नेंस यानी ई प्रशासन। तो हम इंटरनेट से संबंधित, क्योंकि ये सारी सेवाएं इंटरनेट से जुड़ी हुई है, इंटरनेट नहीं होगा तो ये सारी फैसिलिटीज का हम यूज नहीं कर सकते। अब इसे हम इस सिलेबस के अंदर जो पढ़ेंगे उसमें इसका इंट्रोडक्शन, इंटरनेट है क्या, इंटरनेट सर्फिंग यानी इंटरनेट के ऊपर कुछ तलाश करना, कुछ वेबसाइट्स को देखना, उसके होम पेज पर जाकर के कुछ टेक्स्ट मटेरियल है ओपन करना, कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है, कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह है, या स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट उसका जो एक वेबसाइट के अंदर ऑप्शन होता है तो उसके अंदर क्या क्या सिलेबस है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर है और ये सारे जो है डाउनलोड करने हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हम करते हैं उसे इंटरनेट सर्फिंग कहा जाता है। किसी को डाउनलोड करना है, किसी को ओपन करके देखना है, वो है सर्च इंजन, जैसे याहू है, गूगल है, ये सारे सर्च इंजन कहलाते हैं। ओपेरा वगैरह इनकी हम स्टडीज़ के अंदर करेंगे। वेब ब्राउजर्स है जो हमें एक प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं सर्च इंजन को रन करने के लिए, उनकी स्टडीज़ में करेंगे। और शिक्षा संबंधित एजुकेशनल वेबसाइट है जिनका यूज़ करके हम अपनी एजुकेशन से संबंधित प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को हम सर्च कर सकते हैं, देख कर सकते हैं, उनका यूज़ कर सकते हैं हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर सोशल नेटवर्किंग है जिसमें हमारे सोशल नेटवर्किंग में हमारा फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ये सारे हैं, ठीक है। इन सबको हम इसमें देख सकते हैं और कितना यूज इन सब चीज़ों का हो रहा है। तो ये भी हम क्लाउड कंप्यूटिंग है जो बेसिकली इकोनॉमिकल फील्ड से होता है। ईमेल है, सर्वर है, आभासी कक्षा यानी हमारा अभी इंटरनेट, अभी इस कोरोना महामारी के दौरान नेट कनेक्टिविटी के माध्यम से हमने जो क्लासरूम के अंदर हमारी ऑनलाइन क्लासेस जो चली वो आभासी कक्षा का ही एक फॉर्म है। तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि ये क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसके लाभ हानि के बारे में। फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, जिस प्रकार से आज हम हमारे स्मार्टफोन के अंदर ड्यूब के माध्यम से हम एक तरह से उसमें कॉन्फ्रेंस मीटिंग डाल करके, या बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के ऐप्स है जिनके द्वारा हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। तो अभी लेटेस्ट इस कोरोना महामारी के दौरान आज ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग है, वेबिनार है, जो है उन सबका वर्कशॉप वगैरह है, उन सबका यही फॉर्म है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ही उसकी हम कर रहे हैं। तो ये सारी स्टडी करेंगे कि बेसिकली है क्या, ई गवर्नेंस यानी
भारत सरकार के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के रूप में बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे टेलीफोन की बिल है या फ़ोन के बिल है या हमारे जो डिश टीवी है उसको रिचार्ज करना है या एक्सेट्रा। बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें हम पेपरलेस करते हुए इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से जोड़ दिया गया है। ये बिल से जिसे आप जा करके हम फॉर्म वगैरह की फिलअप वगैरह कर रहे हैं, तो ये सारी हमारी प्रशासनिक सेवाएं हैं जिनको इलेक्ट्रॉनिक मोड दिया गया है, जिसे ई गवर्नेंस के नाम से जानते हैं। तो इन सब के बारे में हम स्टडी इस यूनिट के अंदर करेंगे। अब नाउ इसका जो लास्ट पार्ट है वह है का फोर्थ पार्ट, वो है विद्यालय शिक्षा में आईसीटी की चुनौतियां, चैलेंजेस। तो आईसीटी को जब स्कूली लेवल पे इंट्रोड्यूस किया गया है तो आईसीटी रिसोर्सेज का हम किस प्रकार से यूज़ कर रहे हैं और उनको यूज़ करने में जो स्टाफ मेंबर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो क्लिनिकल स्टाफ है, उनको कौन सी प्रॉब्लम का फेस करनी पड़ रही है, उन चुनौतियों के बारे में बिंदुवार स्टडीज़ के अंतर्गत करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने जो आईसीटी पेपर है एमएलएसयू द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम सूचना और संप्रेषण तकनीकी का, तो आज हमने उसके पूरा स्टडी किया है। आप इसे अपनी नोटबुक के अंदर नोट कीजिएगा तो फर्दर ही आपके काम आएगा। तो आज के जो असाइनमेंट भी आपको ये दिया जाता है, इस असाइनमेंट में आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि एमएलएसयू द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम, यानी ये जो है आईसीटी की समालोचनात्मक समझ को नोटबुक में लिखिए। आज का असाइनमेंट इस वीडियो के अंतर्गत आपको दिया जाता है। इसके साथ ही एक और असाइनमेंट दिया जाता है कि जब भी आप कॉलेज आए अपने 7 मार्क्स इस आज कोरोना महामारी के दौरान आप अपना ध्यान रखिए, क्योंकि ये गाइडलाइन 5 मार्क्स बनाने के लाने की जो स्टूडेंट्स हैं जो पहले बीएड कर रहे हैं उनके लिए जारी की गई थी। आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, फेस पे पूरा मास्क लगा के रखिए, सामाजिक दूरी का पालन कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। सो